हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि CSIR नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शंस। ओके, तो एक्चुअली में जब भी हमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट डिफाइन करना रहता है तो वहाँ पर कोई ना कोई वेक्टर स्पेस रहता है। यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है और फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंटरवल टू रियल नंबर। और वो जो वहाँ पर जो एडिशन है वो पॉइंट वाइज एडिशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मीन्स एज यूजुअल एफ ऑफ जी, दो फंक्शन का सम कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और अल्फ़ा टाइम एफ कैसे डिफाइन होगा, ये फॉर गिवन एफ और गिवन स्केलर अल्फ़ा, अल्फ़ा टाइम एफ एक्स ये कैसे डिफाइन होगा, अल्फ़ा ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो कलेक्शन ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर डोमेन एक फिक्स्ड इंटरवल से जो रियल वैल्यूड जितने भी फंक्शन हो सकते हैं ये एक वेक्टर स्पेस बना लेता है। और उसी स्पेस के रिस्पेक्ट में हम हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डेफिनीशन ये है, n functions y1x ynx are called linearly dependent over some interval I if and only if there exist constants c1 c2 cn not all zero such that c1 y1x plus c2 y2x plus dot cn yn(x) इक्वल टू ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है, मीन्स कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है y1 y2 और yn फंक्शंस का, और ये क्या हो जाए, आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए जहाँ पर ये कांस्टेंट है एटलीस्ट क्या है, वन कांस्टेंट नॉन ज़ीरो है। ये जो कांस्टेंट c1 c2 cn है ये एटलीस्ट उनमें से एक क्या है, नॉन ज़ीरो है। अगर ऐसे कांस्टेंट एग्जिस्ट कर जा रहे हैं, ठीक है, कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिकली जीरो फंक्शन के बराबर हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं ओवर इंटरवल आई। ओके, अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है वो जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल मैपिंग एफ फ्रॉम इंटरवल आई टू आर है। और यहाँ पर जो एडिशन है वही पॉइंट वाइज एफ ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ एक्स, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स एफ एक्स। ये एडिशन, वेक्टर एडिशन और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन होता है। और कब हम बोलते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे कब बोलेंगे, जब वो otherwise we call y1x y2x ynx linearly इंडिपेंडेंट सेट। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो जो सेट ऑफ फंक्शंस है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली
इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या है, मीन्स कि इन अदर वर्ड्स c1 y1 x प्लस cn yn x 0 हो, तो ये इम्प्लाई कर जाए, क्या इम्प्लाई कर जाए कि c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c3 इक्वल टू ये सारे क्या हो जाए, cn इक्वल टू 0 हो जाए। मीन्स कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर ऑल एक्स ये 0 हो जा रहा है। जब जब भी 0 हो रहा है तो जो स्केलर्स हैं उनका एक ही सोल्यूशन मिल रहा है कि वो सारे स्केलर्स 0 हो जाएं। जब यही सिर्फ इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ ये यूनिक सेट ऑफ स्केलर्स मिलेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन थे y1 y2 yn ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इन सभी फंक्शन को कंटेन करने वाला सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि सो दैट x y1 x इक्वल टू x and y2 x equal to mod of x is not linearly dependent, that is linearly independent over R. In fact, linearly independent over any interval that contains positive as well as negative रियल्स। ऐसे कोई भी इंटरवल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर, किसी भी इंटरवल में जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर दोनों हैं, तो उस इंटरवल में ये दोनों फंक्शन y1 x और y2 x क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये हमें दिखाना है। आल्सो y1 x and y2 x is linearly dependent over the interval minus infinity to 0 and 0 to infinity। तो ये हम दिखाने जा रहे हैं। तो कंसीडर करिए, पहले हम देखते हैं c1 y1 x प्लस c2 y2 x, इसको हम 0 कर दे रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, तो अगर ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि c1 x प्लस c2 mod x इज इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब पर्टिकुलर अगर x इक्वल टू 1 कर दें तो भी ये होल्ड करेगा, मीन्स कि c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम x इक्वल टू -1 कर दें तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा, क्योंकि ये सभी रियल नंबर के लिए इक्वेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -c1 और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा, c1 इक्वल टू 0 c2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन तभी आइडेंटिकली 0 हो रहा है जब क्या हो जाए, c1 और c2 दोनों 0 हो जाए। इसलिए बाय डेफिनीशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनीशन y1 इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू
मॉड एक्स आर लीनियरली क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ओवर आर। अब अगर हम कोई भी इंटरवल ले लें जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रियल नंबर हैं, तो वहाँ पर भी हम इजीली दिखा सकते हैं। जब नेगेटिव रखेंगे तो हमें इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो इस टाइप का कोई मिल जाएगा। और इस केस में दोनों का जब सोल्यूशन निकालेंगे तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंटरवल I इक्वल टू जस्ट ले लें -½ से हाफ, यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा ले लें -½ टू 1, इंटरवल ये ले रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रियल नंबर हैं। तो ये स्टार कंडीशन के लिए अगर हम x इक्वल टू -1/4 लें तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -C1/4 और प्लस C2/4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर स्टार से क्या मिल जाएगा, जब x इक्वल टू -1/4 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब x इक्वल टू अगर 1/4 रख दें जो इस इंटरवल I में है तो क्या मिलेगा, तब मिल जाएगा C1/4 प्लस C2/4 इक्वल टू 0। और इन दोनों से अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C1 इक्वल टू 0 इक्वल टू C2। तो क्या हो गया, किसी भी इंटरवल में जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रियल नंबर हैं उस इंटरवल में x और मॉड x लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि इंटरवल क्या ले लें, इंटरवल ले लें पर्टिकुलर -∞ टू 0 ले लें I1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि y1x प्लस y2x ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि हम ये लिख सकते हैं C1 y1x। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, y2x इक्वल टू हो जाएगा मॉड x, और x क्या है यहाँ पर, x नेगेटिव रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, -x के बराबर हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, -x से बराबर है -y1x के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y1x प्लस y2x ये हो जाएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। तो क्या मिल गया, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है आइडेंटिकल, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, C1 इक्वल टू 1 इक्वल टू C2। तो हमें क्या एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए y1 इक्वल टू x और y2 इक्वल टू मॉड x लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे ओवर -∞ टू 0। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली अगर हम I2 इक्वल टू ले लें 0 से ∞, तब उस केस में y2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2x इक्वल टू मॉड ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। और x किसके बराबर है, y1x के बराबर है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y1x माइनस y2x इक्वल टू आइडेंटिकली 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल 0 हो रहा है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, C1 इक्वल टू 1 है, C2 इक्वल टू -1 है। कांस्टेंट क्या मिल रहा है, नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मिलना चाहिए, यहाँ पर तो दोनों नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए y1 इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू मॉड x क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे ओवर I2 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो एक सफिशिएंट कंडीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंस फंक्शन शो करने के लिए, वो डिपेंड करता है रॉन्स्कियन पे। तो सबसे पहले हम रॉन्स्कियन डिफाइन करते हैं, रॉन्स्कियन रॉन्स्कियन कैसे डिफाइन करते हैं, द रॉन्स्कियन ऑफ एन फंक्शन ऑफ n-1 टाइम्स
differentiable n functions y1x, y2x up to yn x is denoted by wx or w of y1, y2, yn x, and it is defined by wx equal determinant of y1 dash yn dash और लास्ट में yn n minus 1 टाइम्स डेरिवेटिव और yn n minus 1 टाइम्स डेरिवेटिव। ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट रो क्या है वो फंक्शन, सेकेंड रो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑल फंक्शन, और थर्ड रो क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, और nth रो है n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ ऑल फंक्शन। तो ये रॉन्स्कियन है किसी n फंक्शन का जो n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, n माइनस 1th टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, रॉन्स्कियन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जो रिज़ल्ट है वो ये है, और ये सफिशिएंट रिज़ल्ट देता है इफ़ रॉन्स्कियन ऑफ y1, y2, yn x is not equal to 0 over some interval I, then the functions y1x, y2x, yn x are linearly independent over I. Note that it is sufficient condition but not necessary. That means if Wronskian of y1, y2, yn x equal to 0 हो over I, interval I, then this doesn't imply that the functions y1x up to yn x are linearly dependent। ठीक है, मीन्स कि अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो है किसी इंटरवल में तो डेफिनेटली उस इंटरवल में वो सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट अगर रॉन्स्कियन जीरो हो गया तो आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, एग्जाम्पल एक हम कंसीडर करते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें y1x इक्वल टू cos 2x और y2x इक्वल टू देखें sin 2x, देन और इंटरवल i इक्वल टू क्या है, -∞ टू ∞। देन जो रॉन्स्कियन है y1 y2 का वो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनीशन इट इज़ नथिंग बट cos 2x sin 2x। cos 2x का डेरिवेटिव मीन्स -2 sin 2x और 2 sin 2 cos 2x।
ओके, इसका डिटर्मिनेंट ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा फॉर ऑल x, और ये 2 हो जाएगा और नॉन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i इक्वल टू -∞ टू ∞। इसलिए बाय एबव थ्योरम क्या हो जाएगा, हैंस y1x इक्वल टू cos 2x and y2x इक्वल टू sin 2x आर linearly independent over interval I इक्वल टू -∞ टू ∞। तो ये हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि फंक्शन लें f1x इक्वल टू है x क्यूब और f2x है कितना, x स्क्वायर मॉड x, और इंटरवल है आपका क्लोज इंटरवल -1 to 1। देन फर्स्ट Wronskian, then so that Wronskian w of y1 y2 is identically 0 for all x belongs to I। और दूसरा जो फंक्शन है f1 and f2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है फंक्शन, लेकिन इसका रॉन्स्कियन कितना हो रहा है, इन दोनों का 0 हो रहा है आइडेंटिकली, ये हमें दिखाना है। मीन्स कि जो एबव थ्योरम थी, जो रॉन्स्कियन के टर्म में हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कंक्लूड कर रहे थे, वो एक सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, रॉन्स्कियन अगर 0 नहीं होगा तब हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि वो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन रॉन्स्कियन 0 हो गया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, अगर हम देखें रॉन्स्कियन देखें तो रॉन्स्कियन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाय डेफिनेशन रॉन्स्कियन हो जाएगा, तो बाय डेफिनेशन रॉन्स्कियन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मॉड एक्स और उनका डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जो f2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन एक्स क्यूब हो जाएगा अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और ये -x क्यूब हो जाएगा जब x स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर जब x नॉन ज़ीरो है, नॉन नेगेटिव है, और -3x स्क्वायर जब x नेगेटिव है। तो यहाँ पर रॉन्स्कियन कितना हो जाएगा, रॉन्स्कियन हो जाएगा कि अलग अलग निकलेगा, रॉन्स्कियन हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर जब x क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और जब x लेस दैन 0 है तब ये कितना हो जाएगा, -x क्यूब, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर फॉर x लेस दैन 0। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आइडेंटिकली 0 हो जाएगी जब x ग्रेटर दैन 0 होगा, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब x लेस 0 होगा। मीन्स कि क्या हो गया, जो रॉन्स्कियन है y1 और y2 का वो क्या हो गया, आइडेंटिकली 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल i। इसलिए जो हमारा एक रिज़ल्ट था कि जो रॉन्स्कियन है वो बैनिश हो जा रहा है ओवर इंटरवल i। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि रॉन्स्कियन 0 है लेकिन जो फंक्शन है वो एक्चुअली में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं c1 f1 x प्लस c2 f2 x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल i। तो ये कितना हो जाएगा, c1 x क्यूब प्लस c2
और एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल -1 to +1। और पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर ये सभी x के लिए होल्ड कर रहा है, ये जो इक्वेशन है सभी x क्लोज इंटरवल -1 to +1 में कोई भी पॉइंट है, x की कोई भी वैल्यू है तो ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। तो इन पर्टिकुलर अगर हम x इक्वल टू क्या ले लें, +½ ले लें तो क्या मिल जाएगा, +½ लेंगे तो ये हो जाएगा C1 अपॉन हो जाएगा 8 और प्लस C2/8 इक्वल टू 0। और x इक्वल टू अगर -½ ले लें तो ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा C1/8 और माइनस C2/8 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये दोनों फंक्शन किसी भी इंटरवल में क्या है, जो फंक्शन f1 और f2 दिए थे, ये दोनों फंक्शन किसी भी इंटरवल में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन इनका रॉन्सियन क्या है, 0 हो रहा है। मीन्स कि रॉन्सियन का 0 होना ये इम्प्लाई नहीं करता है कि जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन रॉन्स्कियन अगर नॉन ज़ीरो है, रॉन्स्कियन क्या है, नॉन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल, तो वो जो फंक्शन जिनका रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1x अप टू x की पावर n is linearly independent over R। तो फॉर n इक्वल टू हम लोग 2 के लिए प्रूफ करते हैं और सिमिलरली आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए रॉन्स्कियन अगर निकालेंगे, रॉन्स्कियन ऑफ 1x एंड एक्स स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा, 1x एंड एक्स स्क्वायर और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी 0 1 एंड 2x एंड अगेन सेकेंड डेरिवेटिव 0 0 एंड 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और जो कि 0 नहीं है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसलिए जो 1x एंड एक्स स्क्वायर है इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शंस हो जाएगा ओवर R। ओके, तो जैसे n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ किए तो हमारा 3×3 की डिटर्मिनेंट बन रही है। n के लिए प्रूफ करेंगे तो वो n + 1 क्रॉस n + 1 डिटर्मिनेंट बनेगी और ऐसे बनेगी कि वो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी। जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 1x एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर n इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे तो n + 1/n+1 की डिटर्मिनेंट बनेगी और वो अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट रहेगी। मीन्स की जो मेन जो लीडिंग डायगोनल है उसका नीचे का पोर्शन सारे एलिमेंट से 0 हो जाएंगे। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। और आप प्रूफ कर सकते हैं कि फॉर एनी n, जहाँ पर n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेट ओवर R। इन पर्टिकुलर अगर हम एक रिज़ल्ट और है कि इन पर्टिकुलर सो दैट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सो दैट सेट S इक्वल टू 1x - x0 x - x0 का स्क्वायर अप टू x - x0 पावर n where n belongs to set of natural number and x0 is a fixed real number
then S is linearly independent over R। तो इसको भी हम पर्टिकुलर केस के लिए n=2 के लिए हम देख सकते हैं, और सिमिलरली चाहे इंडक्शन है चाहे तो आप जनरलाइज केस के लिए भी n+1/n+1 की डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n=2 के लिए क्या हो जाएगा, ये सेट है उसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन अगर हम निकालें 1x - x0 और x - x0 स्क्वायर, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x - x0 x - x0 का स्क्वायर। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स x - x0 हो जाएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे ये 0 और ये 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जो कि नॉन ज़ीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसलिए ये क्या हो गया, 1x - x0 x - x0 का स्क्वायर, ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ओवर आर। सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली we can prove that S is linearly independent over R। नेक्स्ट एक सिंपल एक रिज़ल्ट है, क्या रिज़ल्ट है, इफ़ F1 and F2 are linearly independent over some interval I, then F1 plus F2 and F1 minus F2 are also linearly independent over I। प्रूफ बहुत ही आसान है। अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करें F1 प्लस F2 और प्लस C2, F1 plus F2 of x equal to 0 for all x equal to belongs to I। तो ये यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा C1 प्लस C2, सॉरी यहाँ पर माइनस है, C1 प्लस C2 टाइम्स F1x और प्लस C1 माइनस C2 टाइम्स F2x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। और चूँकि F1 और F2 क्या हैं, लीनियरली, सिंस F1 और F2 क्या हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवर I। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो इसके कांस्टेंट हैं वो क्या हो जाए, ट्रिवियली 0 हो जाए, मीन्स C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 हो जाए और C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इन दोनों से इम्प्लाई हो जाएगा कि C1 इक्वल टू 0 इक्वल टू C2। तो इसलिए जो आपका यहाँ से कंडीशन से क्या हो जाएगा, इसलिए F1 प्लस F2 F1 माइनस F2 लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो जाएंगे ओवर I। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम का, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या हम करने जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरम ये क्या है, ये स्टेट करते हैं, कंसीडर a second order linear differential equation of the form a0x y2 a0x y double dash plus a1x y2 plus a2x y2 plus b2 y1 plus c2 y2 plus d2 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 y1 plus c2 y
y डैश प्लस a2x y इक्वल टू आर एक्स, जहाँ पर a0x a1x a2x एंड आर एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस है ऑन सम इंटरवल a, b एंड जो a0x है वो 0 नहीं है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, और साथ में और क्या दिया है? लेट c1 एंड c2 बी आर्बिट्रेरी constants and x naught belongs to open interval a b, then there exists a unique solution, yx of the differential equation अगर नाम दे दें हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, सेटिस्फाइंग yx नॉट इक्वल टू c1 और y डैश x नॉट इक्वल टू c2। Moreover, the solution y is defined over all of interval a b। तो ये जो थ्योरम है ये एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम देता है कि अगर ये इस टाइप का कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन ये है कि a0x a1x a2x और rx ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हो और a0x 0 ना हो किसी इंटरवल ए बी में, जिस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है सारे कोफिशिएंट, उस इंटरवल में जो a0 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और c1 c2 कोई भी कांस्टेंट है और x नॉट कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल ए बी का, देन देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट, और साथ में क्या है? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एग्जिस्ट भी करेगा और साथ में क्या है? यूनिक सोल्यूशन भी मिलेगा yx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इनिशियल वैल्यू कंडीशन कि yx नॉट इक्वल टू c1 है और y डैश x नॉट इक्वल टू c2 है, और ये जो सोल्यूशन है वो पूरे इंटरवल ए बी में डिफाइन होगा, मीन्स ये पूरे इंटरवल में ये वैलिड होगा सोल्यूशन। तो ये जो थ्योरम है बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि ये इंश्योर तभी करेगा कि एग्जिस्ट करेगा यूनिक सोल्यूशन जब ये सारे कोफिशिएंट a0 a1 a2 और rx क्या हो जाए? ये कंटिन्यूअस हो जाएं, और जिस इंटरवल में हमें सोल्यूशन चाहिए उस इंटरवल में a0x क्या होना चाहिए? a0x नॉन ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन अगर a0x 0 हो जा रहा है उस इंटरवल में तो फिर ये थ्योरम गारंटी नहीं देगी कि सोल्यूशन यूनिक होगा, या इवन एग्जिस्ट भी कर सकता है और सोल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है। तो नोट दैट if a0x equal to 0 for some x belongs to AB, then the solution of first may not be unique or may not exist at all। या तो
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स कि किसी एक पॉइंट पर भी अगर वो A0 ज़ीरो हो गया, आइडेंटिकली ज़ीरो हो गया किसी एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि सोल्यूशन का जो सोल्यूशन हो वो यूनिक सोल्यूशन ना हो, और या तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस हमें कंक्लूड करना है तो जो y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो उस इंटरवल में कहीं पर भी जीरो ना हो, और साथ में जितने भी कोफिशिएंट हैं y डबल डैश के, y डैश के और y के, वो सारे के सारे कंटिन्यूअस हों उस इंटरवल में, तभी हम यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसीडर करें एक प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम कि प्रूव दैट y इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस x प्लस 3 is a solution of the initial value problem x square y double dash minus 2x y dash plus 2y equal to 6 with y 0 equal to 3 and y dash 0 equal to 1 on r। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो c है, c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, उसके बाद भी ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो A0, यहाँ पर A0 x कितना है, x स्क्वायर है, और A1 x कितना है, A1 x है माइनस 2x, और A2 x कितना है, ये है 2, और Rx की वैल्यू है 6। तो ये सभी फंक्शन क्या हैं, आर ऑल कंटिन्यूअस, सभी कंटिन्यूअस है ओवर आर। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गए, लेकिन A0 की वैल्यू क्या है, A0 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो दूसरी कंडीशन थी कि y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए, वो फुलफ़िल नहीं करती है। इसी वजह से यहाँ पर जो सलूशन है वो यूनिक सलूशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सलूशन है, उसको चेक करते हैं। तो y दिया हुआ है, y डैश क्या हो जाएगा, 2cx और प्लस 1 हो जाएगा, y डबल डैश कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम रखें इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c, और माइनस 2x, वाई डैश की वैल्यू है 2cx प्लस 1, और प्लस 2y, y की वैल्यू है cx स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2cx स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 4cx स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2cx स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसलिए y इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस x प्लस 3 क्या हो गया, ये एक सलूशन हो गया। इस सलूशन इज़ अ सलूशन ऑफ फर्स्ट फॉर एनी सी। ठीक है, सी कोई भी सी यहाँ पर कांस्टेंट सी है तो उसके लिए एक सलूशन रिप्रेजेंट करेगा। और देख रहे हैं इससे हमारे कितने में हो जाएंगे, अनकाउंटेबल मैनी सलूशन मिल जाएंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कंडीशन थी इस रिज़ल्ट की वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, क्योंकि A00 की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ पर 0 हो जा रही है। तो आपका जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें यूनिक सलूशन नहीं मिल रहा है। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा कोरोलरी है, वो ये है कि सपोज़ कि दिया हुआ है कि yx
is a solution of initial value problem a0x y double dash plus a1x y dash plus a2x y equal to 0. Okay, satisfying the condition, satisfying y x naught equal to 0 and y dash x naught equal to 0 for some x naught belongs to interval I equal open interval AB. Then yx is identically 0 on AB if a0x, a1x, a2x are all continuous and continuous over I, and a0x is not equal to 0 for all x belongs to interval I equal to AB. ठीक है, तो ये जो कोरोलरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसमें एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं. एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम में क्या था कि a0x, a1x, a2x ये सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस हैं. तो ये सारे कंटिन्यूअस हैं और साथ में जो a0 है x उसकी वैल्यू 0 नहीं है किसी भी x के लिए इस इंटरवल में I में. तो जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है y x नॉट इक्वल टू 0, y डैश x नॉट इक्वल टू 0, अगर हम आइडेंटिकल जीरो फंक्शन ये ले लें, सोल्यूशन ले लें, क्या सोल्यूशन ले लें, जेड एक्स इक्वल टू आइडेंटिकली ज़ीरो फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आई. तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस इक्वेशन को, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था उसको सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से क्या होगा, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम यहाँ सेटिस्फाइड कर रही है. तो इसलिए इस जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और ये जेड एक्स इक्वल टू आइडेंटिकल जीरो फंक्शन ये इसका सोल्यूशन है और साथ में दिया है वाई एक्स भी एक सोल्यूशन है. तो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू जेड एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई. मीन्स कि क्या हो गया, वाई एक्स इक्वल टू आइडेंटिकली 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी. मीन्स कि जो ये सोल्यूशन हो जाएगा वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम पर्टिकुलर लें, अगर हम कंसीडर करें y डबल डैश प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 0, अगर ये है हमारा फंक्शन और साथ में दिया क्या है y1 इक्वल टू 0 और y डैश 1 इक्वल टू 0, देन by existence and uniqueness theorem y equal to 0 for all x is the unique solution of the initial value problem. ठीक है, क्यों यहाँ पर जो कांस्टेंट है a0, a2 और a0, a1 और a2 ये सभी के सभी क्या हैं, जस्ट कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस हो जाएंगे. और जो a0 है यहाँ पर a0x क्या है, 1 है जो कि 0 नहीं होगा कभी. तो इसलिए जो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है. और जो y इक्वल टू आइडेंटिकल 0, ठीक है, y इक्वल टू जो 0 है ये इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो हम एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम की इस कोरोलरी से हम इस एग्जांपल का रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बाय एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम y इक्वल टू 0 इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन.